नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की कुछ अहम खबरों से करेंगे। हल्द्वानी में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का विधिवत शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी और युवा मौजूद रहे, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होती है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना का ट्रैकिंग सिस्टम समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें और जनता को योजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि विकास कार्य बिना देरी और बाधा के पूरे हो सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव का 2 दिन तक निरीक्षण करते हुए प्रदेश वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ हालातों का जायजा लिया है। गुजराड़ा, कुमारखेड़ा और बगरधर में भारी तबाही देख मंत्री ने विस्थापन की मांग को गंभीरता से लिया है। सुबोध उनियाल ने आश्वासन दिया कि प्रभावितों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी और भू वैज्ञानिक सर्वे के बाद विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बंद पड़े नालों को खोलने के निर्देश दिए। लगातार बारिश को देखते हुए 22 सितंबर से प्रस्तावित श्री कुंजापुरी पर्यटन मेला अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। बारिश से क्या मैदानी क्षेत्र में देहरादून का आपने देखा 25-26 लोग देहरादून में चले गए और इसके अलावा धराली, थराली, नंसारी, पौड़ी, आज चमोली में भी और छिटपुट घटनाएं हर जगह हुई है। तो इसी तरह इस क्षेत्र नरेंद्रनगर में भी गुजराड़ा में भारी नुकसान हुआ और कल पूरे अधिकारियों के साथ मैंने भ्रमण किया था। तो वहां पर ज्यादा कुछ लोगों का ये कहना है कि विस्थापित हो जाएंगे, काफी उनका नुकसान भी हुआ है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसका जियोलॉजिकल सर्वे करा दिया जाए और सर्वे के बाद अगर रिपोर्ट ये आती है कि रहने लायक जगह नहीं है तो निश्चित रूप से उन्हें विस्थापित किया जाएगा। इसी तरह नरेंद्रनगर में भी आज पूरे अधिकारियों के साथ, टीम के साथ जो भ्रमण करने के बाद जहां पर रहने लायक स्थिति नहीं होगी उन लोगों को निश्चित रूप से आपदा की हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत उन्हें जमीन आवंटन की जाएगी, ताकि वो दूसरी जगह रहकर अपना आवास बना सके। और ये नुकसान है, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और प्रधानमंत्री जी ने फौरी तौर पर 100 करोड़ रुपए हम लोगों को उसका देखिए पूरा आकलन बनाया जा रहा है। सब जगह से आकलन के बाद ये भारत सरकार को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आपदा के मानक है, अगर आपदा बढ़ी तो पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उन जो इसके मानक है उनमें परिवर्तन किया जाएगा। मगर बिहार में संभव तो आज सड़क खुल जाएगी, लेकिन और अभी भी मिला के खुल गई है। और इसके पीछे में एक ये है कि ये इस प्रशासन को कहा गया है कि रात को सड़क बंद रखे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भारी बलवा वहाँ पे आया था, कभी पत्थर गिर सकते हैं। तो रात को इस क्षेत्र में कोहरा भी होता है, वैसे में जान माल की हानि हो सकती है, तो रात्रि को उसको बंद रखा जाएगा। और बाकी मैं समझता हूँ ये पूरे रास्ते में जगह जगह जो हर्डल्स है, जहाँ जहाँ ये लैंडस्लाइड है, कल तक मैं समझता हूँ पूरे रास्ते को ठीक कर दिया जाएगा। इधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी आज हरिद्वार के प्राचीन चंडी देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिरों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस दौरान गुलिस्तान न्यूज चैनल के संवाददाता धर्मराज ने हेमंत द्विवेदी से खास बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं।
पश्चिम कोटि पर हमारे साथ हेमंत द्विवेदी हैं और बद्री विशाल और केदारनाथ की बात करते हुए अध्यक्ष रह चुके हैं। और ये जानने की कोशिश करते हैं, आज हरिद्वार पहुंचे हैं और चंडी देवी का निरीक्षण करेंगे। किस तरह से करते हैं, क्या देखते हैं, जानते हैं जी। देखिए, माँ चंडी जो यहाँ पर मंदिर है, ये बहुत ही पौराणिक और बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और सभी देश भर के जो श्रद्धालु और उनकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। और 2 जुलाई को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जो है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जो है कि हम लोग इसका आज प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि 3 दिन 4 दिन बाद जो है कि नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और पूरी देश दुनिया से यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। तो उसी व्यवस्था के निमित्त आज हम स्थलीय निरीक्षण और मंदिर पर वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हो सकती हैं, व्यवस्थाओं को और सभी श्रद्धालुओं को जो है कि सुलभ और सरल दर्शन हो सकते हैं, इसको लेकर हम लोग जो है कि आज मंदिर के निरीक्षण के लिए अभी 2-3 दिन बाद अभी नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और निरीक्षण जारी है। देश भर से जनता यहाँ पे पहुँचती है, कैसे देखेंगे? नहीं, उसी निमित्त मैंने आपसे कहा ना कि वो सारे देश भर से जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आज इसकी व्यवस्था प्रबंधन का जिम्मेदारी जो है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जो है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पास में है। तो मंदिर समिति की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो उनको ठीक प्रकार से वहाँ पर दर्शन और सरल सरल दर्शन की व्यवस्थाएं हम करें और वहाँ पर जो मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है उन्हीं के निरीक्षण के लिए मैं जो है वहाँ पर कार्यस्थल पर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम हरिद्वार की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। मैं आपके साथ धर्मराज, गुलिस्तान न्यूज़, हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे। चमोली के कुंतरी लगा फाली में मलबे में दबे व्यक्ति को 16 घंटे के बाद जिंदा बचा लिया गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर बड़े अभियान के तहत कुंवर सिंह को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने अन्य दबे लोगों की खोजबीन तेज कर दी है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। प्रशासन ने यह कहा है कि बचाव कार्य में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है और सभी को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो वही प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण संपर्क मार्गों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात ठप हो गया है। सबसे खराब हालात दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए हैं, जो कालसी से जुड्डो तक कई दिनों से बंद है। मार्ग के किनारे बह रहे गधेरे उफान पर हैं और लगातार मलबा गिरने से खतरा और बढ़ गया है। विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाकर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है। हालांकि प्रशासन का यह दावा है कि मार्गों को खोलने के लिए राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जो हमारा जो पार्ट पड़ता है इस तहसील कालसी के अंतर्गत, ये क्योंकि बारिश बार बार होती है। अभी मेरी जो है बीच बीच में एक्शन जो इसके हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने समय समय पर खोला है, लेकिन वो पुनः एक पॉइंट ऐसा बता रहे थे कि वहाँ पर बार बार आ रहा है, वो एक जजरेट जैसी स्थिति बन रही थी, तो उसकी वजह से वो बन रहा है। आज एक्शन मौके पर है और जब मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस रास्ते को खोलते जा रहा हूँ और उनका ये कहना था कि संभवतः जो है छोटी गाड़ी के लिए आज खुल जाएगा और शाम तक जो है ऐसी आशा की जा रही है कि वो रास्ता खुल जाएगा। इधर मसूरी देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण शहर में पेट्रोल और डीजल की गंभीर किल्लत हो गई है। भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से पेट्रोल टैंकर मसूरी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप शहर के पेट्रोल पंप सूने पड़े हैं और आम जनता और पर्यटकों को ईंधन नहीं मिल रहा है। केवल राहत और बचाव कार्यों में लगे वाहनों को सीमित आपूर्ति दी जा रही है। 2 दिन तक पंपों पर लंबी लाइनें लगी, लेकिन अब स्थिति गंभीर हो गई है। ईंधन की कमी के साथ साथ दूध और सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। पेट्रोल और डीजल यहाँ पे कल 12 बजे खत्म हो गया था, जिससे बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो लोकल है, टूरिस्ट है, यहाँ पे फंसे हैं। कब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कहाँ मिलेगा, पर यहाँ पे दोनों पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल खत्म है। जैसे कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, तो यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं, लोकल है, नीचे से देहरादून से कहीं दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल नहीं है। अगर जाना चाहते हैं तो पहले पेट्रोल और डीजल के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं है, तो उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी रास्ते का सुधार करें, तभी यहाँ पे हमारे जो सप्लाई का जो सामान है वो यहाँ तक पहुँचेगा। हमने हमारे पास जो कि हमारा नॉर्मल रूटीन में भी काम रहता है कि हम अपने स्टॉक प्रचुर मात्रा में रखते हैं, अपने पास भरपूर स्टॉक रहता है। हमारे पास संडे तक बहुत बढ़िया स्टॉक था। मंडे को भी हमने भरपूर लोगों को, जितना भी लोगों को चाहिए था, हमने कोई रोक टोक नहीं करी। मंगलवार को हमने लोगों से कहा है कि उतना ही तेल लो जितनी आपकी जरूरत हो। मंगल तक तेल बांटा। बुधवार को भी हमने तेल दिया है।
लेकिन एक हमारी भी सीमा होती है, जिसके बाद सीमा के बाद ख़त्म हो गया और जिला प्रशासन ने हमें 3000 लीटर डीजल व 3000 लीटर पेट्रोल आपदा प्रबंधन के लिए रोकने के लिए आदेश दिए, जो उसमें लगे हुए वाहन व उसमें लगे हुए व्यक्तियों के लिए ही जारी है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देहरादून में आयोजित सहकारी सम्मेलन के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ अब बोतल बंद पानी हिमालय जल बाजार में उतारेगा। सहकारी संघ का टर्नओवर 500 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ करने का लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। इसके लिए हरिद्वार में मिनरल वाटर प्लांट, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर और फिनाइल इकाई स्थापित होगी। प्रदेश भर में 500 सहकारी क्रय केंद्र खुलेंगे, जिससे किसानों को गांव स्तर पर उचित मूल्य मिलेगा। साथ ही महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों के लिए नई ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं। नवरात्रों में 100 करोड़ की नई योजनाएं लागू होंगी। उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से किया जाएगा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने से पहले चुनावी प्रणाली को दुरुस्त करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री से बिहार की तर्ज पर एसआईआर लागू करने की मांग की थी। अब उसके शुरू होने से मतदाता सूची में गड़बड़ियों का समाधान होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो फूल प्रूफ बने, ठीक बने। और उसी को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी की थी कि यहाँ पर भी ऐसा बिहार की तर्ज पर एसआईआर शुरू होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने बातचीत शुरू की और आज इसकी कवायद भी शुरू हो गई है और उत्तराखंड में बहुत जल्दी एसआईआर शुरू होने वाला है। इसका हम स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ इसके कारण बहुत सारी चीज़ों का समाधान होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा राजधानी देहरादून में खास अंदाज में मनाया जा रहा है। नगर निगम परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार सेवा पखवाड़े को आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि राहत कार्यों में भी जनता को जोड़कर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि प्रदर्शनी का मकसद महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों तक योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाना है। सेवा पखवाड़ा के अनेकों कार्यक्रम निश्चित हैं। उसके तहत जहाँ हमने स्वच्छता के कार्यक्रम लिए, हमने कार्यक्रम की श्रृंखला में मोदी के जन्म दिवस के दिन हमने ब्लड डोनेशन के कैंप किए। आज वो कार्यक्रम अनेकों स्थान पर चल रहे हैं। स्वास्थ्य के शिविर लग रहे हैं और मोदी जी द्वारा जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के विकास कार्यों को किया गया है, वो जनता को उन कार्यों से उनका एक अनुभव आम व्यक्ति तक पहुँचे, उसकी जानकारी जाए। उसके लिए अनेकों सभी नगर निगमों में प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और देश के नागरिक इन प्रदर्शनियों में मोदी जी के कार्यों की उन झलक को देखते हैं और अब देश पर गौरवान्वित होकर प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर नगर निगम के प्रेक्षागृह में हुआ है और क्योंकि उत्तराखंड देवी आपदा क्षेत्र हो गया है और हमने अब सेवा के कार्यों को, सेवा पखवाड़ा जो प्रधानमंत्री जन दिवस से प्रारंभ हुआ था, उसको हमने आपदा सेवा पखवाड़ा के रूप में उसको मनाने का काम किया है और उसको पूरी क्षेत्र ये सेवा पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण संबंधित हो, चाहे लोक कल्याण से संबंधित हो, चाहे वो महिला उत्थान से संबंधित हो, युवा कल्याण से संबंधित हो, चाहे अंत्योदय से संबंधित हो, इस प्रकार के कार्य, चाहे वो आर्थिक तौर पर डिजिटलाइजेशन जो है उसको सुदृढ़ करने की बात हो और इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो जनता के बीच में जाने चाहिए, ताकि जनता को पता रहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से राष्ट्र को ऊंचा उठाने में उनके मददगार हमारे साबित हो रहे हैं। वहीं बसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मामले में कांग्रेस द्वारा आरोप और पुतला दहन के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ फैला रही है और जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जॉर्ज एवरेस्ट आवंटन पूरी तरह नियम और टेंडर प्रक्रिया के अनुसार हुआ है।
उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और जॉर्ज एवरेस्ट को भी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जिससे राज्य को आर्थिक लाभ होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलने की मशीन है और वो लगातार एक नहीं अनेकों मामले में लगातार जनता को भ्रमित करने के लिए, गुमराहित करने के लिए लगातार झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। और जॉर्ज एवरेस्ट की अगर बात करेंगे, वहाँ की जो जमीन आवंटन का जो मामला है वो विधि सम्मत जो नियम के तहत और टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार जो हो सकता था उसी के अनुरूप हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिस तरह को कांग्रेस फैला रही है। और इसके साथ ही वहाँ पर पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बने, क्योंकि हमारा राज्य देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को विकसित करने का भी अगर काम किया है तो इस सरकार के द्वारा किया गया है। और आज वहाँ से लोग वहाँ पर कई लोग वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं और भविष्य में उत्तराखंड राज्य को उसका बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसको लेकर के कांग्रेस परेशान है, क्योंकि 2027 का चुनाव है, उसमें कांग्रेस को नजर अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है, इसलिए इस तरह से परेशान है। और इधर तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बन्ना खेड़ा रेंज में एसओजी टीम ने 2 आरोपियों को चित्तल के मांस के साथ गिरफ्तार किया। वन विभाग ने पूरन सिंह और मान सिंह को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी जगत सिंह उर्फ जगता फरार होने में सफल रहा है। आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेजा गया है। नवल कपिल और अशोक कुमार टमटा के नेतृत्व में टीम ने जगत सिंह के घर से 13.5 किलो चित्तल का मांस बरामद किया है। तो साथ ही हरिद्वार जनपद पुलिस अधिकारियों की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में नवरात्रि और आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था और यूकेएसएससी परीक्षा के दौरान सुचारू व्यवस्था, झपटमारी व अन्य अपराधों की समीक्षा, पीआईटी और एनडीपीएस कार्यवाही सहित पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी 42 बिंदुओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। एसएसपी डोभाल ने सर्कल ऑफिसर्स और थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। रात्रि गश्त, जोनल चेकिंग और मोबाइल बरामदगी सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पर कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया गया है। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े कैंपस और महाविद्यालयों में 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। 2 साल बाद हो रहे इन चुनाव को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। डीएसबी कैंपस में आज छात्र नेताओं ने रैली निकालकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की और भरोसा दिलाया कि वे छात्रों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने बैठक की गई और सभी कॉलेज परिसरों में सीसीटीवी कैमरे व पुलिस बल बढ़ाने के साथ लिंग दोह समिति की सिफारिशों का पालन करने के निर्देश भी जारी किए हैं। क्योंकि मैं छात्र हित में काम करना चाहता हूँ। देखिए, जब इलेक्शन नहीं होते तो यहाँ छात्रों की आवाज़ को दबाया जाता है, ना यहाँ आईडी कार्ड टाइम से बनते हैं, ना यहाँ मतलब बच्चों की आवाज़ों को बहुत दबाया जाता है। आप यहाँ की वॉशरूम की हालत देखेंगे, बहुत गंदी है। और मैं चाहता हूँ आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ इस कैंपस के लिए कुछ बदलाव लाऊँ। गुरुजी, मेन चीज़ यहाँ बच्चा आते हैं बहुत दूर दूर से, गाँव वगैरह से आता है बच्चा, आता है यहाँ करियर बनाने के लिए, पर यहाँ बच्चों के लिए बुक्स ही नहीं है सफिशिएंट तौर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक काउंसलिंग सेल हो, बच्चों को एक डायरेक्शन मिले अपने फ्यूचर के लिए, और ये जो बुक्स है, बुक्स का इशू ये सबसे सफिशिएंट मात्रा में रहे बच्चों को। वैसे तो मैं आपको बताऊं, बड़ी संघर्ष से हमारा ये जो छात्र संघ चुनाव पहले यहाँ पे हुए, प्लस आपको बधाई देना चाहता हूँ सभी कैंडिडेटों को। जो हमने बहुत सारे मुद्दे हमने यहाँ पे देखे हैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं 6 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी वॉशरूम की हो गई, साफ सफाई की हो गई, खेल कूद की हो गई, स्मार्ट बोर्ड की हो गई, वाईफाई की, बहुत सारी परेशानी मैंने यहाँ पे देखी है। पर हमने पूरा वादा कर रखा है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में भी 27 को चुनाव होना है,
तो उनको भी हमने सब ये पूरा शेड्यूल भेज दिया है। प्रेस मीडिया को भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। 22 तारीख की सुबह 10 बजे इसकी अधिसूचना जारी होनी है, वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अभी हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस छात्र संघ चुनाव के 27 को संपन्न होने के तुरंत पश्चात 28 को संडे है, तो 29 को हम छात्र महासंघ का भी चुनाव संपन्न करा देंगे। बिल्कुल है, अभी तक जो सीसीटीवी हमारे कैंपस के अंदर लगे हुए हैं उनको चेक कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे फंक्शनल हों, उनके डेटा की फुटेज भी ली जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे संवेदनशील एरिया जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि इस तरह की अवांछित गतिविधियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर अतिरिक्त हम कैमरे लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरी फुटेज रखी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की अधिसूचना के पश्चात, जिस दिन से अधिसूचना जारी होती है यानी 22 से, उसके बाद से इसकी वीडियोग्राफी भी। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया और जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।